वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें 7 मई 2022 और बड़ी खबरें देश दुनिया के मुख्य हिंदी समाचार जो सुर्खियों में हैं। गिरफ्तारी को लेकर दिन भर चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद देर रात जज ने तेजिंदर बग्गा को घर भेजा। इस बीच आज पंजाब पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। काशी में आज लगातार दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर परिसर के भीतर जाकर मंदिर होने के सबूतों की जांच करेंगे। बंगाल में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों पर ममता ने मेहरबानी दिखाई और ईद उल फित्र पर 4,800 के गिफ्ट बांटने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक ताज़ा मामला कोरिया जिले से सामने आया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल में इलाज करने के लिए मरीज को लेकर जब उनके परिजन पहुंचे तो वहां डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद मरीज के परिजन भागते हुए उसे स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर के घर की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दे। नंबर 1, छत्तीसगढ़ अस्पताल में चिकित्सक नदारद। मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर के घर की तरफ भागे परिजन। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक ताज़ा मामला कोरिया जिले से सामने आया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल में इलाज करने के लिए मरीज को लेकर जब उनके परिजन पहुंचे तो वहां डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद मरीज के परिजन भागते हुए उसे स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर के घर की तरफ ले जाने लगे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अस्पताल की सफाई। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से भी बयान जारी किया गया है। अस्पताल के सिविल सर्जन के एल ध्रुव ने कहा, वे ऊ डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्होंने रोगी को स्ट्रेचर पर खुद ही ले लिया। डॉक्टर ने उन्हें वापस अस्पताल रेफर कर दिया और मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। ओपीडी बंद होने के कारण हमें इसके बारे में पता नहीं चला। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। इस मरीज के बहाने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की फिर से पोल खुल गई है, वो भी ऐसे समय में जब राज्य सरकार ने कहा है कि हर महीने के पहले गुरुवार को बुजुर्गों का फ्री में इलाज ट्रीटमेंट होगा। कुछ समय पहले ही इसी जिला अस्पताल में ओएसटी सेंटर खोला गया था। अब खबर है कि सेंटर खुलने के 6 महीने में दवाइयां नहीं पहुंच रही है। सेंटर में डॉक्टर नहीं और दवाइयां तक नहीं है। नशे के शिकार लोगों से नशे का लत छुड़ाने जिला अस्पताल में यह ओएसटी सेंटर खोला गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। नंबर 2, सर्वे पर आग बबूला हुए अजदुद्दीन ओवैसी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन। अगुवाई में करने का आदेश दिया था। सर्वे के लिए अंतिम तारीख 10 मई से पहले तय किया। अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने शुक्रवार यानी 6 मई को अपना काम शुरू किया। लेकिन एक पक्ष यानी ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी मैनेजमेंट ने मस्जिद परिसर में दाखिल होने की अनुमति एडवोकेट कमिश्नर को नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या शनिवार को जब दोबारा सर्वे का काम शुरू होगा तो एडवोकेट कमिश्नर को श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे की इजाजत मिलेगी। एआईएमआईएम मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। स्थानीय अदालत के आदेश पर ओवैसी बिफरे। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। अयोध्या फैसले में एससी ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। अधिवक्ता आयोग हिंदू और मुस्लिम पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ आज दोपहर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंचा। हालांकि उन्हें मस्जिद समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अदालत के आदेश पर सर्वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी बैरिकेडिंग की गई। एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम के पहुंचने से पहले शुक्रवार की नमाज के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। कुछ युवाओं ने हर हर महादेव का नारा लगाया। मुस्लिम लोगों के एक समूह ने भी कुछ धार्मिक नारे लगाए, लेकिन पुलिस ने तेजी से स्थिति को संभाला। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने किया था विरोध। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने पहले चेतावनी दी थी कि किसी को भी मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हम वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण के लिए किसी को भी मस्जिद में प्रवेश नहीं करने देंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति अदालत के इस फैसले का विरोध करेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर।
मुंबई के सेंटा क्रूज स्थित एलआईसी कार्यालय की इमारत में भीषण आग लग गई है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। राहत की बात यह रही कि सुबह का समय होने के चलते ऑफिस में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार दूसरी मंजिल पर सैलरी सेविंग स्कीम यूनिट में आग लगी है, जिसके बाद कंप्यूटर, फाइल रिकॉर्ड, लकड़ी का सभी फर्नीचर आग की चपेट में आकर पूरी तरह खाक हो गया है। कोई हताहत नहीं। खबर के मुताबिक एसवी रोड पर स्थित 2 मंजिला इमारत में सुबह 7 बजे आग लग गई। तुरंत इसकी सूचना दमकल और पुलिस विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के हरसंभव प्रयास किए। आग लगने की इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। पुलिस इसकी भी जांच की कर रही है। इंदौर में आग लगने से 7 की मौत। आज ही इंदौर में भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि इमारत की तीनों मंजिल पर अलग अलग फ्लैट बने हुए थे, जिनमें लोग किराए पर रहते थे। चश्मदीदों के अनुसार इमारत में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं थे। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इमारत के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। नंबर 5, एलपीजी सिलेंडर प्राइस। आम जनता पर महंगाई की एक और मार। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये बढ़ने के बाद सिलेंडर की नई कीमत 999.50 रुपये हो गई है। नई कीमत आज से ही लागू हो गई है। कुछ दिन पहले ही वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में भी भारी इजाफा हुआ था और 19 किलो का गैस सिलेंडर अब 2355 रुपये का हो गया था। वहीं पाइपलाइन वाली गैस पीएनजी के दामों में भी पिछले दिनों लगातार इजाफा हुआ था। गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। मार्च में हुई थी बढ़ोतरी। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए फिलहाल कहीं से राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 22 मार्च 2022 को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपये हो गई थी। तब कोलकाता में गैस सिलेंडर 976 रुपये में मिल रहा था। कांग्रेस ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि की खबरों को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए और बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने की मांग की है। जहां एक तरफ गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से इस दशक के अंत तक यानी अगले 8 साल में 10 करोड़ टन कोयले को गैसीकृत करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए पीपीपी मॉडल पर काम करेगी। केंद्र इसके लिए इस शुक्रवार को मुंबई में निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्र के मुताबिक वह इस सम्मेलन के जरिए निजी भागीदारों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। नंबर 6, श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस वाले को मारी गोली, धरपकड़ की कोशिश जारी। श्रीनगर के अली जान रोड स्थित आयवा ब्रिज पर आतंकियों ने पुलिस वाले को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में इस साल अब तक 62 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इनमें 15 विदेशी थे। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी विजय कुमार ने दी है। कुमार के अनुसार मारे गए 62 आतंकवादियों में से 39 लश्कर-ए-तैयबा के थे, जबकि 15 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के 6 और अल बद्र के 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। घाटी में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी सक्रिय। जम्मू कश्मीर में इस समय पाकिस्तान स्थित मुख्य आतंकवादी समूहों में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय हैं। पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है और इन आतंकवादी समूहों के अधिकांश शीर्ष नेतृत्व को देश के लिए एक बड़ी सफलता में समाप्त कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। इंदौर फायर। स्वर्णबाग में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 लोगों की मौत और कई झुलसे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीती रात भीषण अग्निकांड हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी की एक 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से यह मौतें हुई हैं, जिनमें 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है।
कई लोग इस हादसे में झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दमकल अधिकारी का कहना है, हो सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो। आग पर काबू पाने में हमें 3 घंटे का समय लगा। अधिकतर किराए के लोग मृतकों में शामिल। खबर के मुताबिक आग लगने की घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात की है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। अग्निकांड कितना भयावह था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। घटना में जिंदा जले लोगों के शव एमवाई अस्पताल भेजे गए हैं। मारे गए लोगों में अधिकतर किराएदार बताए जा रहे हैं। पार्किंग से शुरू हुई थी आग। विजयनगर पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक आग से प्रभावित रिहायशी इमारत से 5 लोगों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जबकि 11 अन्य को घायल हालत में अस्पताल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक आग की शुरुआत पार्किंग से हुई, जहां वाहन खड़े थे। शॉर्ट सर्किट यही हुआ था, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते यह पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। कुछ लोग जिंदा जल गए तो कुछ की दम घुटने से मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। नंबर 7, हैदराबाद किलिंग। नागराजू की ऑनर किलिंग पर ओवैसी ने तोड़ी चुप्पी, बोले घटना को दिया जा रहा है अलग रंग। हैदराबाद में झूठी शान के लिए नागराजू हत्या के एक मामले में एक हिंदू युवक की उसकी मुस्लिम पत्नी के भाई और कथित रिश्तेदारों द्वारा हत्या मामले में अब स्थानीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी तोड़ी है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही लोग उनकी चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रहे थे। ओवैसी ने ऑनर किलिंग की इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हम हत्यारों के साथ खड़े नहीं हैं। क्या कहा ओवैसी ने? ओवैसी ने घटना की निंदा करते हुए कहा, कल से इस घटना को एक और रंग दिया जा रहा है। क्या यहां की पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया? उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हम हत्यारों के साथ खड़े नहीं हैं। हम सरूरनगर में हुई ऑनर किलिंग घटना की मजम्मत करते हैं। महिला ने स्वेच्छा से शादी करने का फैसला किया। उसके भाई को उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह संविधान के अनुसार एक आपराधिक कृत्य है और इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है। नंबर 8, आधी रात की हुंकार। तजिंदर सिंह बग्गा बोले, केजरीवाल से डरता नहीं, एक फर करो या 100। शुक्रवार की आधी रात तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद वे घर भेजे गए। अपने समर्थकों के बीच उन्होंने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दहाड़ लगाई और कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस करके डरा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है ना उतने केस दर्ज कर, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। एक नहीं 100 एफआईआर करो, डरा नहीं सकते, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रवार तड़के हुई थी गिरफ्तारी। शुक्रवार तड़के 5 बजे के करीब पंजाब पुलिस के कुछ सिपाही डीएसपी के एस संधू की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाते हैं और पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। बग्गा के पिता को लगता है कि कुछ बदमाश घर में घुसकर दाखिल होकर इस कृत्य को अंजाम देते हैं और यहीं से पूरी कहानी अलग मोड़ ले लेती है। दिल्ली पुलिस अपहरण का केस दर्ज करती है और हरियाणा पुलिस को इत्तला करती है कि वो पंजाब नंबर वाली कुछ कारों पर विशेष ध्यान दे। हरियाणा पुलिस पिपली के करीब पंजाब नंबर वाली गाड़ी को रोकती है और पता चलता है कि गाड़ी में सवार लोग पंजाब पुलिस के सिपाही हैं और वे अपने साथ तजिंदर पाल सिंह बग्गा को ले जा रहे हैं। बग्गा के पिता का आरोप, कुछ घंटे की गहमागहमी के बीच दिल्ली पुलिस अपने साथ बग्गा को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों अपना पक्ष पेश करते हैं और अदालत सुनवाई के लिए शनिवार को दिन मुकर्रर कर देती है। इधर दिल्ली में रोहिणी अदालत से बग्गा के लिए सर्च वारंट जारी कराया जाता है। कानूनी कार्यवाही के बीच शुक्रवार की आधी रात गुरुग्राम में बग्गा की पेशी हुई और वो घर भेज दिए गए। इन सब के बीच बग्गा के पिता ने कहा कि जिस समय पंजाब पुलिस के सिपाही आए उन्होंने उनके बेटे को पगड़ी तक नहीं पहनने दी और करीब करीब घसीटते हुए ले गए। नंबर 9, वेस्ट बंगाल। मुस्लिम कर्मचारियों पर ममता की मेहरबानी, ईद पर दिए थे 4,800 रुपए के गिफ्ट बांटने के निर्देश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह उनका बयान या केंद्र की मोदी सरकार पर कोई निशाना नहीं बल्कि उनका बड़ा ऐलान है, जिसे लेकर बीजेपी उनकी सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल उन्होंने ईद के मौके पर सभी मुस्लिम कर्मचारियों को तोहफा देने का ऐलान किया और इसके लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। सर्कुलर में कहा गया कि हर मुस्लिम कर्मचारी को बोनस के तौर पर 4,800 रुपये दिए जाएं। जारी किया था सर्कुलर।
यह सर्कुलर पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जारी किया था, जिसमें ईद पर तोहफे देने का निर्देश दिया था। इसमें हर टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और टूरिस्ट सुपरवाइजर को ईद उल फित्र से पहले 4,800 रुपये देने के लिए कहा गया था। इस निर्देश में साफ लिखा था कि केवल मुस्लिम कर्मचारियों को ही ये तोहफे दिए जाएं। ये तोहफे ईद उल फित्र से पहले उन्हें पहुंचा दिए जाने का भी निर्देश दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ राज्य में महंगाई को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से शिकायत है। राज्य सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं ये मांग। राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायत है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न ही वेतन आयोग की सिफारिश राज्य सरकार लागू कर रही है। लेकिन ममता सरकार ने कर्मचारियों की शिकायत कभी ध्यान नहीं दिया है। ऐसे समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति सवालों के घेरे में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब ममता सरकार पर एक समुदाय विशेष को खुश करने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी उन पर इस तरह से तुष्टीकरण करने के कई आरोप लग चुके हैं। नंबर 10, मुंबई इंडियंस के खिलाफ करीबी हार के बाद हार्दिक ने बताया, कहां फिसली गुजरात के हाथ से बाजी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को शुक्रवार को ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में 5 रन के करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए 178 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में 9 रन बनाने थे, लेकिन डैनियल सैम्स की कसी हुई गेंदबाजी के सामने डेविड मिलर और राहुल तेवतिया जैसे फिनिशर ये काम नहीं कर सके और गुजरात को लगातार दूसरे मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। खराब बल्लेबाजी के कारण हारे, 2 रन आउट पड़े भारी। टाइटंस की हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, किसी भी दिन हम आखिरी ओवर में 9 रन बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 2 रन आउट ने हमारे हाथ से मैच छीन लिया। मुझे लगता है कि हम आज खराब बल्लेबाजी के कारण हारे, बल्लेबाजों ने हमें निराश किया। आप इस लगातार 2 मैच नहीं गंवा सकते। छोटी छोटी गलतियां पड़ गई भारी। हार्दिक ने आगे कहा, हमने ऐसे मैच पहले जीते हैं, इसलिए किसी पर हार का दोष नहीं मढ़ा जा रहा है। हमने इस मैच के दौरान छोटी छोटी गलतियां की, 2 अंत में हमें भारी पड़ गईं। गेंदबाजों ने किया अच्छा काम। हार्दिक ने अंत में कहा, हमने अपनी पारी के दौरान 19.2 ओवर तक अच्छी क्रिकेट खेली। 1 या 2 बड़े शॉट मैच में अंतर पैदा कर सकते थे। हमें मैच को आखिरी ओवर तक नहीं आने देना चाहिए था। हमारे गेंदबाजों में अच्छा काम किया और उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा और एक समय 200 के स्कोर तक पहुंच रही मुंबई को 170 रन के आसपास रोक दिया। गुजरात टाइटंस ने अब तक खेले 11 मैच में 8 में जीत और 3 में हार का सामना किया है। 16 अंक के साथ वो प्लेऑफ दौर के मुहाने पर बैठी है। ऐसे में लगातार 2 हार के बाद उसकी जीत की लय खराब हो सकती है। ऐसे में टाइटंस अपने बाकी बचे 3 मैच में जीत हासिल करके अंक तालिका में पहले पायदान पर रहते हुए लीग दौर का अंत करना चाहेगी। नंबर 11, आज का इतिहास। आज ही के दिन हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देश के साहित्य जगत के लिए 7 मई का दिन इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। 1861 में आज ही के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, जिन्हें एक कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक और चित्रकार के तौर पर इतिहास में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल है। उन्हें भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराने का श्रेय जाता है। उन्हें 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों के भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व में शुमार किया जाता है। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। देश दुनिया के इतिहास में 7 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1663 प्रसिद्ध नाटककार थॉमस किलिग्रू द्वारा निर्मित रॉयल थिएटर की लंदन में शुरुआत। 1834 ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुर्ग राज्य पर कब्जा कर लिया। 1861 प्रसिद्ध बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और निबंधकार और चित्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1907 बंबई में बिजली से चलने वाली पहली ट्राम कार चलाई गई। 1912 कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। 1928 ब्रिटेन में महिलाओं की वोट देने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1945 जर्मनी के जनरल गुस्ताव जोडल ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए और इसके साथ ही यूरोप में 6 साल से चल रहे युद्ध का अंत हुआ। इस संबंध में लंदन, मॉस्को और वाशिंगटन में सरकारी बयान जारी किया गया।
1946 इबुका मसारू और मोर्ता ओकियो ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली जापानी कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन की स्थापना की। 1952 इंटीग्रेटेड सर्किट की अवधारणा पहली बार जियोफ्रे डमर में प्रकाशित। यह सभी आधुनिक कंप्यूटरों का आधार है। 1956 ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने धूम्रपान के विरोध में किए जा रहे तमाम अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि धूम्रपान के बुरे प्रभावों के तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। 1973 ईटानगर को पूर्वोत्तर के खूबसूरत प्रांत अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया। 1982 IBM ने का वर्जन 1.1 जारी किया। 2001 पोप जॉन पॉल सीरिया के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे और वहां के हजारों लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। 2002 चीन की नोर्दर्न एयरलाइंस के एक जेट विमान MD-82 में आग लग गई और यह बोरहाई सागर में समा गया। दुर्घटना में विमान में सवार सभी 112 लोगों की मौत। 2012 व्लादिमीर पुतिन ने 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 2015 ब्रिटेन के आम चुनाव में डेविड कैमरून फिर से प्रधानमंत्री बने। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2020 देश में कोविड-19 से संक्रमण के मामले 56,000 के पार पहुंचे। मृतकों की संख्या 1,800 से पार पहुंच गई। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नए खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।